बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीक्वल सर्वर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सीक्वल के स्टोर प्रोसीजर्स कि सीक्वल के जो स्टोर प्रोसीजर्स हैं वो क्या होते हैं और उनको हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ पे हमें वो बेनिफिट देते हैं, प्लस उनका सिंटैक्स क्या होता है, एग्जीक्यूशन का क्या तरीक़ाकार होता है, उनको हम कॉल कैसे कर सकते हैं, उनमें इनपुट पैरामीटर आउटपुट पैरामीटर क्या होते हैं और बहुत सी चीज़ें इससे रिलेटेड आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम ये समझ रहे हैं कि स्टोर प्रोसीजर जो हैं वो होते क्या। स्टोर प्रोसीजर बेसिकली सीक्वल सर्वर का प्रिपेयर्ड कोड होता है जो कि हम रीयूज़ कर सकते हैं बार बार। मिसाल के तौर पे कि आपको एक ऐसी क्यूरी जो आपको बार बार लिखनी पड़ती है मैनेजमेंट स्टूडियो में या आपके फ्रंट एंड के कोड से, आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है उसकी कॉल करने के लिए या बंच ऑफ क्यूरीज़ को कॉल करने के लिए, तो उसके लिए जो बेटर वे है वो ये होता है कि हम एक स्टोर प्रोसीजर बना लेते हैं और वहाँ से उन वैल्यूज़ को बार बार उन क्यूरीज़ को कॉल करते हैं एक ही प्रोसीजर की कॉलिंग के ऊपर। मीन्स कि अगर मुझे 4-5 टेबल्स पे काम करना है तो मुझे 4-5 टेबल्स की अलग अलग क्यूरीज़ और अलग अलग कंडीशंस पे लगाना है, फिर उसके बाद मुझे उनको कंपाइल करना है एंड देन फाइनल रिज़ल्ट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टोर प्रोसीजर्स लिख लेते हैं। तो स्टोर प्रोसीजर्स का बिल्कुल बेसिक सा सिंटैक्स है, वो ये कि हम कहते हैं क्रिएट, उसके बाद हमारे पास दो कीवर्ड्स हैं, या तो हम PROC लिख लें या पूरा हम प्रोसीजर लिख लें, दोनों से काम आपका चल सकता है। ठीक है। थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे हमें स्कीमा का नेम रिक्वायर्ड होता है। अगर आप नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका स्कीमा है DBO, उसके साथ वो प्रोसीजर असाइन हो जाएगा। अगर आप मल्टीपल स्कीमा पे काम कर रहे हैं तो आप स्कीमा का नेम देंगे, अदरवाइज़ हम प्रोसीजर का नेम दे देते हैं। इसको मैं कहता हूँ फर्स्ट प्रोसीजर। उसके बाद एक ब्लॉक हमारे पास और आता है, देन एज बिगिन एंड। तो ये हमारे पास टोटल ब्लॉक्स बनते हैं। ये ब्लॉक है जहाँ पे हम पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं, इनपुट और आउटपुट पैरामीटर, कि हमें कौन कौन से पैरामीटर्स चाहिए और उनको हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हमारे प्रोसीजर के अंदर जो हम क्यूरी लिखेंगे, जो प्रिपेयर्ड हमारा सीक्वल कोड होगा, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो बिगिन एंड एंड, और इसके बीच में हम अपनी पूरी लॉजिक जो हमें रिक्वायर्ड होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, तो पहले हम सिंपल प्रोसीजर बनाते हैं विदाउट एनी पैरामीटर, और इसमें हम ये कह देते हैं, हम सिंपल सा काम कर लेते हैं। मैं यहाँ पे से कहता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरीज, कि कैटेगरी से हमें कोई डेटा दे दो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। फिलहाल मैं इन लाइंस को थोड़ा क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, अब जब मैं इस प्रोसीजर को, ये इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूँगा तो ये एक प्रोसीजर जनरेट करेगा, हमारे लिए क्रिएट करेगा, जिसका नाम होगा फर्स्ट प्रोसीजर। अब प्रोसीजर को कॉल करने के मल्टीपल तरीकाकार हैं। अच्छा, ये प्रोसीजर जो क्यूरी है वो जाएगी कहाँ पे, तो हम अपने डेटाबेसेस में आते हैं, नॉर्थ विंड में, प्रोग्रामिंग में, स्टोर प्रोसीजर, और यहाँ पे हमारे पास ही आ गया हमारा जो फर्स्ट प्रोसीजर था वो। अब इस फर्स्ट प्रोसीजर को मैंने कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए या तो मैं लिखूँगा exec EXEC, या मैं लिखूँगा एग्जीक्यूट, जो भी आप लिखना चाहें। उसके बाद मैं इसे कहता हूँ फर्स्ट प्रोसीजर,
तो उसके साथ स्कीमा उसने लगा दिया, क्योंकि ये एज अ DBO स्कीमा के साथ अटैच हुआ है और विदाउट एनी पैरामीटर है, तो उसके साथ कोई पैरामीटर नहीं आया। तो मैं इसको जस्ट सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट, तो ये क्या करेगा, तमाम की तमाम कैटेगरीज को रिटर्न कर देगा। ठीक हो गया। अभी हम बिल्कुल सिंपल पढ़ रहे हैं, फिर मैं उसको थोड़ा सा मूव करूँगा एडवांस लेवल पे। अब अगर इसी प्रोसीजर में मुझे कोई चेंज करनी है, कोई मॉडिफिकेशन करनी है, तो फिर हम अल्टर का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ और इसको अल्टर कर देता हूँ। तो अल्टर के प्रोसीजर में अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक पैरामीटर का इस्तेमाल करता हूँ। पैरामीटर के लिए @ हमें रिक्वायर्ड होता है और यहाँ पे मैं से कहता हूँ कैटेगरी आईडी। कैटेगरी आईडी जो है वो हमारे इंट है, तो मैंने एक पैरामीटर ले लिया कैटेगरी आईडी इंट का और मैंने यहाँ पे कहा वेयर कैटेगरी आईडी इक्वल टू कैटेगरी आईडी। कि अब इस प्रोसीजर को मैं चाहता हूँ कि जब मैं कॉल करूँ तो मैं कैटेगरी आईडी पास करूँ और उस कैटेगरी आईडी के अगेंस्ट ही डेटा हमारे पास आए। ठीक है, तो अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये प्रोसीजर हमारा अल्टर हो गया। अब मैं प्रोसीजर को कॉल करता हूँ, मैं इसे कहता हूँ एग्जीक्यूट फर्स्ट प्रोसीजर। तो अब उसने मुझे कहा कैटेगरी आईडी दे दो, जो कि इंट है, तो मैं इसे कहता हूँ कैटेगरी आईडी 1। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मुझे सिर्फ 1 कैटेगरी आईडी का रिकॉर्ड देगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक तरीकाकार तो ये हो गया इसको कॉल करने का विद पैरामीटर। दूसरा तरीकाकार कि मैं यहाँ पे पैरामीटर का नेम ना दूँ और जस्ट वैल्यू दे दूँ, तो उस केस में ये क्या करेगा कि जिस सीक्वेंस से आप वैल्यूज़ देंगे और जिस सीक्वेंस से पैरामीटर्स लिखे होंगे उसी सीक्वेंस से इंफॉर्मेशन पास ऑन होगी इस प्रोसीजर को। ठीक है, तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि कैटेगरी के अंदर हम साथ में डाल देते हैं कैटेगरी नेम एज अ वाचा और यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ कैटेगरी आईडी इक्वल टू दिस एंड नेम लाइक @कैटेगरी नेम। अब हमारे पास इस प्रोसीजर में 2 पैरामीटर हो गए, एक पैरामीटर कैटेगरी आईडी का और एक पैरामीटर कैटेगरी नेम का। अब अगर मैं इसको कॉल करूँगा तो मैं लिखूँगा exec या एग्जीक्यूट, कंप्लीट लिखना चाहें या एक लिखना चाहें। तो अब हमारे पास 2 पैरामीटर आ गए। मैं इसे कहता हूँ कैटेगरी आईडी 1 एंड कैटेगरी नेम जो है वो बी से स्टार्ट हो या बी उसके कहीं भी हो। तो उसने हमें एक रिकॉर्ड दे दिया। अब सेम इसी तरीके से मैंने अगर बगैर पैरामीटर के नेम दिए हुए इसको कॉल करना है तो उस केस में मुझे सेम उसी तरतीब से पास करने पड़ेंगे जिस तरतीब से उसके अंदर लिखे हुए हैं। जैसा कि यहाँ पे पहले आईडी पास होगा फिर नेम पास होगा, तो उसी तरतीब से मुझे यहाँ पे पैरामीटर की वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। ठीक हो गया। अगर हम पैरामीटर की वैल्यूज़ आगे पीछे कर देते हैं तो अब इस केस में अगर मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो उसने एरर दे देना है, क्योंकि जो फर्स्ट हमारी वैल्यू है वो हमने वारचार वैल्यू दी है, जबकि पहला जो पैरामीटर है वो इंट का है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप नेम के साथ देंगे तो फिर सीक्वेंस कोई भी हो कोई मसला नहीं है। अगर विदाउट पैरामीटर के नेम के आप प्रोसीजर को कॉल करेंगे और वैल्यूज़ पास करेंगे तो देन उनका सीक्वेंस का सही होना ज़रूरी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और हम क्या करते हैं कि प्रोसीजर की एक और ऑप्शन को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल सम टाइम होता ये है कि आपके मल्टीपल यूज़र जो हैं वो किसी एक ही टेबल में इंसर्शन अपडेशन भी हो रही है और उसी टेबल से आप डेटा गेट भी कर रहे हैं,
और आप ट्रांजैक्शन स्कोप का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन को ओपन भी कर रहे हैं और क्लोज भी कर रहे हैं। अब उस केस में होता ये है कि आपको सम टाइम जब तक आपकी ट्रांजैक्शन कमिट नहीं हो जाती तो आपका टेबल जो है वो लॉक्ड रहता है, ठीक है। और आप जब डेटा गेट कर रहे होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी इसकी प्रॉपर्टी होती है आपके सेशन की, वो रीड कमिटेड होती है कि जब वैल्यू कमिट होगी तो तब वो गेट करके लेके आएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक सारे कोड को बंद कर देता हूँ और हमारा जो प्रोसीजर है उसको हम अल्टर करते हैं, अल्टर प्रोसीजर, फर्स्ट प्रोसीजर यहाँ पे या मैं ये करता हूँ, इसको अल्टर हम बाद में करते हैं। पहले मैं एक न्यू क्यूरी में चला जाता हूँ और वहाँ पे मैं इसे कहता हूँ बिगिन ट्रांजैक्शन, और मैं कहता हूँ इंसर्ट इनटू कैटेगरीज, और कैटेगरी में एक यूज़र है जो कुछ इंसर्शन कर रहा है और मैं इसे कहता हूँ कैटेगरी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कोई भी उसका मैं नेम दे देता हूँ। और ट्रांजैक्शन को मैंने जस्ट बिगिन किया, मींस के ट्रांजैक्शन स्टार्ट की, लेकिन उस ट्रांजैक्शन को मैंने ना तो रोल बैक किया ना ही कमिट किया, ठीक है। तो मैंने जस्ट इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो इसने कहा जी 1 रो अफेक्टेड, लेकिन ये 1 रो अभी तक कमिट नहीं हुई। और मैं अगर एग्जीक्यूट करूं या उस टेबल को मैं गेट करूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी वाले टेबल को, और मैं चाहूं कि मैं इसका डेटा लेके आऊं, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं इसे कहता हूँ आईडी नेम, और सिर्फ ये चीज़ें गेट करके ले आओ कैटेगरी के टेबल से, जबकि दूसरी ट्रांजैक्शन को अभी तक हमने कमिट नहीं किया ना ही रोल बैक किया। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ तो वो यहाँ पे स्टक हो गया, रैकेट कोई नहीं लेके आ रहा, घूमी जा रहा है, एग्जीक्यूशन पे जा रहा है। अब अगर मैं जैसे ही दूसरी विंडो पे जाता हूँ, यहाँ पे आप नज़र रखें कि ये एग्जीक्यूटिंग में है अभी तक। अब मैं दूसरी विंडो में आता हूँ और मैं यहाँ पे इसे कहता हूँ कमिट ट्रांजैक्शन। जैसे ही मैं इस ट्रांजैक्शन को कमिट करूँगा तो ये आप देखिएगा ये एग्जीक्यूशन से हट जाएगा, मीन्स के यहाँ पे ये हमें डेटा दे देगा, ठीक हो गया। जो हमारी कैटेगरी थी वो हमारे पास आ गई। अब इस तरह की सिचुएशन अगर सम टाइम आपके पास हो जाए कि मल्टीपल यूज़र एक ही प्रोसीजर्स को, एक ही टेबल्स को एक्सेस कर रहे हैं, डेटा इंसर्ट भी हो रहा है, अपडेट भी हो रहा है और डिलीट भी हो रहा है, और उस केस में अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए कि आपका प्रोसीजर टाइम ले ले, स्टक हो जाए, तो उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं जो भी आपका प्रोसीजर है उसके स्टार्ट में, मीन्स के ये आप सिंगल जो आपका बैच चल रहा है, जो आपका सेशन है, उसके लिए आप लिख सकते हैं। तो आप इसे कहेंगे सेट ट्रांजैक्शन आइसोलेशन लेवल रीड अनकमिटेड, मीन्स के डेटा कमिटेड हो या ना हो। इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं। मैं इसको यहाँ से कॉपी करके इस क्यूरी के सर पे ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं बगैर कमिट किए एक और एंट्री करता हूँ, बगैर कमिट किए मैंने एग्जीक्यूट किया, उसने कहा 1 रो अफेक्टेड, और मैंने अब इसके साथ में लिखा हुआ है रीड अनकमिटेड, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारे पास वो कैटेगरी नेम आ गई, हालांकि ये अभी तक कमिट नहीं हुई। अगर मैं यहाँ पे इसको रोल बैक कर दूंगा, रोल बैक ट्रांजैक्शन, ठीक है, तो ये डेटाबेस से हट जाएगी, और अब दोबारा अगर मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो वो यहाँ से गायब हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम यूज़ करते हैं कि आपको सिर्फ कमिटेड वैल्यू चाहिए या अनकमिटेड वैल्यूज चाहिए, तो आप अपने प्रोसीजर के अंदर एक लाइन लिख देंगे सेट ट्रांजैक्शन आइसोलेशन लेवल रीड अनकमिटेड, कि अनकमिटेड डेटा भी हमें चाहिए ताकि हमारा टेबल स्टक ना हो। यह है एक तरीकाकार। नेक्स्ट हम जैसे जैसे थोड़ा एडवांस लेवल की तरफ जाते जाएंगे तो हम टेबल लॉक के ऊपर और टेबल की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी स्टडी करेंगे, जो कि हमारी नेक्स्ट सीरीज़ डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन की आएगी। उसमें हम टेबल लॉकिंग और टेबल की जितनी ऑप्शंस हैं उसके ऊपर स्टडी करेंगे। तो हम प्रोसीजर को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अच्छा, अब हम मूव करते हैं एक स्टेप आगे। हम प्रोसीजर को कम्प्लेक्स क्यूरी के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ तक हमारे इस काम को सेव कर लेता हूँ और Ctrl+X,
और यहाँ तक पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम एक और प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, और जो कि हम लेक्चर नंबर 16 में मूविंग एवरेज और कम्युलेटिव टोटल के बारे में स्टडी हमने किया है, उसको हम एक प्रोसीजर में ले आते हैं उसी क्यूरी को, और प्रोसीजर के थ्रू उसको कॉल करते हैं और यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैं लेक्चर नंबर 16 जो हम पहले पढ़ चुके हैं, मूविंग एवरेज और कम्युलेटिव टोटल, उसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से हम कोई एक मेथड उठा लेते हैं, ठीक है, और उस मेथड के ऊपर हम काम कर लेते हैं। जैसा कि ये हमारा मेथड था जिसमें हमने एक सेल का टाइम टेबल क्रिएट किया था। तो हम अपनी क्यूरी में आते हैं, यहाँ पे मैं ऐसे कहता हूँ क्रिएट प्रोसीजर गेट प्रोडक्ट मूविंग एवरेज बाय ईयर्स, कि ईयर वाइज हमें मूविंग एवरेज चाहिए। और यहाँ पे मैं ऐसे कहता हूँ ईयर एंड एज बिगिन, और हम यहाँ पे अपनी क्यूरी को पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हम ऐसे कहते हैं वेयर ईयर ऑफ, जो हमारी ऑर्डर डेट है, इक्वल टू @ ईयर, कि जो हम ईयर पैरामीटर में भेजेंगे उस हिसाब से एक टाइम टेबल क्रिएट कर लो, और जो जो हमें डेटा चाहिए था, जिसमें हमने यूनिट प्राइस, क्वांटिटी, उसकी प्रोडक्ट का टोटल किया था, प्रोडक्ट एम्प्लॉय आईडी क्या थी, प्रोडक्ट आईडी क्या थी, और जो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी, ये हमने लेक्चर नंबर 16 के अंदर इन डिटेल इसको स्टडी किया। ठीक है, तो इसको मैं orders.date कर देता हूँ ताकि बेस्ट परफॉर्मेंस रहे। सेकंड हमने क्या किया था, इस टेबल के ऊपर जो हमारा टेम्प टेबल बना था, इसकी बेस पे हमने क्या किया था, कम्युलेटिव मूविंग एवरेज एंड कम्युलेटिव टोटल को किया था मल्टीपल तरीक़ों से। हमने ग्रुप बाय से भी किया था और हमने बाकी ऑप्शन से भी। तो हम कोई एक मेथड उठा लेते हैं और उस मेथड को हम क्यूरी का पार्ट बना देते हैं। अब हुआ ये कि हमने एक ही प्रोसीजर के अंदर मल्टीपल काम कर लिए, मीन्स कि हमने अपना कोड प्रिपेयर कर लिया, कोड बना लिया SQL का, उसको हमने एक प्रोसीजर के अंदर डाल दिया, एक नया प्रोसीजर क्रिएट कर लिया। अब जहाँ पे भी जब जब हमें ईयर वाइज मूविंग एवरेज चाहिए होगी प्रोडक्ट की, तो हम इस प्रोसीजर को कॉल करके अपना काम कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लास्ट में ड्रॉप टेबल, जो हम टाइम टेबल बना रहे हैं उसको हम ड्रॉप कर देते हैं, अदरवाइज इसकी ज़रूरत होती नहीं है प्रोसीजर के अंदर। तो हम अपनी क्यूरी को यहाँ से लेके यहाँ तक हम अपने इस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारे पास एक प्रोसीजर क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, गेट प्रोडक्ट मूविंग एवरेज बाय ईयर्स। अब हम इसको कॉल करते हैं, जैसे कहता हूँ EXEC गेट प्रोडक्ट मूविंग एवरेज बाय ईयर, और हम इसको ईयर दे देते हैं 1996। जैसे ही हमने एग्जीक्यूट किया तो उसने हमें बता दिया कि यह हमारी प्रोडक्ट आईडी थी, ये प्रोडक्ट नेम है, और तमाम में ईयर सेम ही होगा क्योंकि हमने सिंगल ईयर पे लगाया था उसकी मूविंग एवरेज प्रोडक्ट के टोटल। अच्छा, अब कुछ जगहों पे हमारे यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो डेसिमल पॉइंट्स की अगर सेटिंग करनी हो तो हम दोबारा जाएंगे अपने प्रोसीजर में और उस प्रोसीजर को हम अल्टर करेंगे। अल्टर करने के बाद ये क्यूरी हमें डेटा ला के दे रही है जो लास्ट में, तो यहाँ पे हम फॉर्मेट कर लेते हैं अपने इस लाइन को, और हम इसे कहते हैं न्यूमेरिक विद 2 डेसिमल पॉइंट्स वैल्यू आए। और सेम यही काम हम सम के साथ भी कर लेते हैं, और हम यहाँ पे इसे कहते हैं न्यूमेरिक विद 2 डेसिमल पॉइंट्स वैल्यूज आए। ठीक है, और दैट्स इट। और प्रोडक्ट का जो टोटल है ये, इसको भी हम कर लेते हैं फॉर्मेट कॉपी न्यूमेरिक विद 2 डेसिमल पॉइंट एज अ प्रोडक्ट टोटल। अब इस प्रोसीजर को यहाँ से लेके यहाँ तक
मैं दोबारा जब एग्जीक्यूट करूँगा तो उस प्रोसीजर की जो क्यूरी है उसके अंदर जो हमने लिखी हुई है वो अल्टर हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इस प्रोसीजर को कॉल करेंगे, तो अब हमारे पास विद डेसिमल पॉइंट्स और 1000 का जो कामा सेपरेटर है वो भी हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे हम जैसे ही इस क्यूरी में ईयर चेंज करेंगे तो वो उस ईयर का डेटा हमारे पास आ जाएगा। मीन्स के प्रोसीजर को हम कम्प्लेक्स क्यूरीज के साथ भी यूज़ करते हैं कि जो क्यूरीज हमने बार बार लिखनी है और बार बार जो क्यूरीज यूज़ होनी है उनको हम एक प्रोसीजर में ले जाएं और प्रोसीजर को कॉल करें और फिर उसके मुताबिक हम डेटा को एग्जीक्यूट करें। प्रोसीजर्स की लिखने की कुछ अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस भी होती हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस से ऐसी प्रैक्टिसेस जिससे आप अपने प्रोसीजर को ऑप्टिमाइज्ड और बेस्ट परफॉर्मेंस के ऊपर लेके आ सकते हैं, जिसको हम इन डिटेल जो हमारी डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन की जो सीरीज चलेगी उसमें स्टडी करेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मैं बताता चलूँ, जिसमें सबसे पहली जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं अपने इस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो इसके मैसेजेस में अगर मैं आऊँ तो इसने मुझे 2 काउंट दिए। 2 काउंट क्योंकि इसके अंदर 2 क्यूरीज कॉल हो रही थी। पहली क्यूरी जो टेम्प टेबल क्रिएट कर रही थी उसने कहा जी कि उसमें 481 रोज इफेक्ट हुई, एंड सेकंड क्यूरी जिसने हमें मूविंग एवरेज और कम्युलेटिव टोटल कैलकुलेट करके दिया उसमें 77 रोज इफेक्ट हुई। ठीक है, अगर ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप अपने प्रोसीजर के अंदर सेट नो काउंट ऑन रखें कि हमें काउंट नहीं चाहिए। मीन्स कि अब अगर इस प्रोसीजर को मैं क्यूरी को मॉडिफाई कर लेता हूँ और देन एग्जीक्यूट करते हैं अगेन, तो हमारे पास मैसेजेस में काउंट ख़त्म हो गया। मीन्स कि जो अलग से सीक्वल को एग्जीक्यूट करने के लिए जब आपकी सिलेक्ट, इंसर्ट या अपडेट या मर्ज या डिलीट की आपकी क्यूरीज कॉल होती हैं तो इन्फॉर्मेशन को रखने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो वो ख़त्म हो जाती है। और दूसरा, आपका जो मैसेजेस का अगर कुछ आप अपने लिए इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो उसमें क्लैरिटी आ जाती है काफ़ी ज़्यादा। सेकंड, जब भी आप प्रोसीजर बनाएं तो उसके साथ आप DBO या जो भी स्पेसिफाइड अगर मल्टीपल स्कीमाज हैं तो आप स्कीमा को ज़रूर उसके साथ मेंशन करें, कॉल करते वक्त भी और बनाते वक्त भी। फिर उसके बाद जो हमारे पास प्रोसीजर लिखने की जो बेस्ट टेक्निक होती है वो ये है कि अगर आपको मल्टीपल टेबल्स के साथ प्ले करना है, फ्रंट एंड एप्लीकेशन से अक्सर यूज़र क्या करते हैं कि वो कंपाइलेशन जितनी भी है डेटा के ऊपर वो फ्रंट एंड पे कर रहे होते हैं, जो कि एक बैड प्रैक्टिस है। कैसे बैड प्रैक्टिस है कि आपके पास 4 से 5 टेबल्स का डेटा आपको चाहिए और आप पहले एक टेबल का डेटा लेके जाते हैं, वो पूरे नेटवर्क पे ट्रैवल करता है और आपकी फ्रंट एंड एप्लीकेशन पे पहुंचता है। फिर आप दूसरे टेबल का डेटा लेके आते हैं, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का, फिफ्थ का, और फिर उसको फ्रंट एंड पे कंपाइल कर देते हैं। तो आपके नेटवर्क के ऊपर जो अननेसेसरी डेटा ट्रैवल कर रहा होता है, उस चीज़ से बचने के लिए आपकी जितनी भी लॉजिक है जिसको आपने फ्रंट एंड पे परफॉर्म करना है और नेटवर्क पे इतनी लंबी ट्रैफिक को दौड़ाना है, तो उससे बेहतर है कि आप उसको प्रोसीजर के अंदर लिखें और यहाँ पे उसको प्रोसेस करें। फॉर एग्जांपल, अगर ये काम हम प्रोसीजर में ना करें तो पहले मुझे ये वाली क्यूरी कॉल करनी पड़ेगी जो 481 रोज़ को डेटा को लेके जाएगी फ्रंट एंड पे, एंड देन मुझे उसके ऊपर ये कंपाइलेशन करनी पड़ेगी जो मुझे 71 रोज़ रिटर्न करेंगी। मीन्स के 481 को ट्रैवल करवाने से बेहतर है कि मैं 70 to 80 रोज़ को ट्रैवल कराऊँ। मीन्स के मिनिमम नंबर ऑफ डेटा को नेटवर्क के ऊपर ट्रैवल करवाऊँ ताकि हमारी नेटवर्क की जो कॉस्ट है वो कम से कम इफेक्ट हो। ठीक है, तो आपकी जितनी भी डेटाबेस से रिलेटेड लॉजिक्स है या प्रोसेसिंग है उसको कोशिश करें कि आप यहाँ पे करें प्रोसीजर के अंदर। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप कॉल भेजेंगे फ्रंट एंड से तो आप जस्ट प्रोसीजर का नेम और उसका पैरामीटर भेजेंगे। मीन्स कि आपकी इतनी सी क्यूरी ट्रैवल करेगी नेटवर्क के ऊपर वन साइड, एंड जब वो रिटर्न करेगी तो मिनिमम डेटा के साथ जाएगी जो कि टोटल हमारे पास 77 रोज़ है। ठीक है, तो आपके जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा
नेटवर्क के ऊपर, क्योंकि आपके मल्टीपल यूज़र यूज़ कर रहे होंगे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रही होगी, ठीक है। तो उसके लिए आप एक तो ये काम करें। दूसरी जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है, अगर आप इंसर्शन अपडेशन के ऊपर काम कर रहे हैं और मल्टीपल टेबल्स अफेक्ट होंगे एक ही प्रोसीजर को कॉल करते हुए, किसी टेबल में इंसर्शन होगी, किसी में अपडेशन होगी, किसी में डिलीशन हो रही होगी, जो प्रोसीजर आप उसके अंदर अफेक्ट कर रहे हैं तो उसको आप ट्रांजैक्शन स्कोप के अंदर डिफाइन करें। इन केस किसी भी वजह से आपके पहले 2 टेबल्स में इंसर्शन अपडेशन होगी और थर्ड में आके इशू आ गया, एरर आ गया, तो आपकी वो जो इंसर्शन जो थर्ड की बेस पे पहले 2 टेबल्स में हो गई हुई है उसको रिवर्ट होना ज़रूरी है। अगर रिवर्ट बैक नहीं करेंगे तो आपकी डेटा इंटीग्रिटी जो है वो डिस्टर्ब होगी, डेटा आपका सही नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस के लिए कोशिश करें कि आप ट्रांजैक्शन स्कोप का इस्तेमाल करें। ट्रांजैक्शन स्कोप को हम इन डिटेल आगे भी पढ़ेंगे, अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो ट्रांजैक्शन स्कोप का इस्तेमाल करें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है SQL सर्वर की, वो ये है कि ट्राई कैच का इस्तेमाल करें। जिस तरह आप अपने एरर हैंडलिंग करते हैं अपनी फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस में ट्राई कैच के थ्रू .NET के अंदर, उसी तरह की आप SQL के अंदर भी ट्राई कैच का इस्तेमाल करें और वहाँ पे आप ट्रांजैक्शन को कमिट रोल बैक के ऊपर डिसीजन ले सकें कि आपने कब क्या करना है, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल आज का SQL सर्वर के स्टोर प्रोसीजर्स के ऊपर के स्टोर प्रोसीजर्स क्यों होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं और उसको हम सिंपली कैसे लेके चलते हैं और उसको हम कॉम्प्लेक्स क्यूरीज के साथ कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में हम स्टोर प्रोसीजर्स को जब स्टडी कर रहे होंगे तो हम इसको मज़ीद एक्सपेंड भी करेंगे कि हम पैरामीटर में किसी एक टेबल को कैसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह की चीज़ें मज़ीद आगे भी स्टडी करते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी इस सीरीज़ में बहुत कुछ बाकी है जो हमने स्टडी करना है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान।